गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जिसके यहाँ पर 35-40% का फॉल हो चुका है फ्रॉम द टॉप डिस्पाइट ऑफ द Q3 बेटर अपडेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देयर इज ऑल द रूमर्स अबाउट द फ्रॉड एंड किक बैक टू द वन ऑफ द फंड मैनेजर्स एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक इज रैलीड अप। सो ऑब्वियसली उसको समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई हैव अटेंडेड yesterday डे बिफोर yesterday द कॉल फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द जनरल अपडेट्स। तो ये इसके ऊपर ही था, जो ये फॉल हो रहा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ऑल्सो इन दिस वीडियो वी विल टच अपॉन द एक्सिस बैंक रिजल्ट्स, रिलायंस के जो नतीजे आए, Q3 के जो उसके अपडेट आए उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हम इस चैनल पे मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप को डिस्कस करते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया एज अ whole country, then between the line you need to also study the big banks in India, because GDP जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन GDP के रिफ्लेक्शंस का बैंकों में आता है। बिकॉज बैंक इकोनॉमी का सबसे बड़ा पैरामीटर्स होती है। अगर बैंक ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि वहाँ पर ग्रोथ है, तो लिटरली इंडिया में ग्रोथ की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑन वन साइड यू हैव ऑल्सो सीन फ्रॉम द RBI गवर्नर, जो पहले RBI गवर्नर थे शशिकांत दास, उन्होंने कहा था कि 7.2% की GDP हमारी ग्रोथ थी, उसको घटा के उन्होंने 6.5 किया। बाद में वो नंबर 6.4 6.2 की तरफ जा रहा है प्रोजेक्शंस में। और उन्होंने ये कहा था कि ये Q3 वॉज डिफिकल्ट और Q4 स्लाइटली बेटर एंड देन द Q1 FY26 विल बी द बेटर ऑन द साइड। तो जहां पर GDP घट रही है आपको ये बैंक में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स आए वो भी डिसअपॉइंटिंग थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर तो बहुत ही खराब थे, YY लेवल के ऊपर थोड़ा सा डिसेंट थे, लेकिन पेस ऑफ जो ग्रोथ है, जो मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोलता हूँ, वो बहुत कम हो गई है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। वी विल टच अपॉन दी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस स्लगिश कर रहा है, रिटेल और जियो का जो उनका बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज अब अगर देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अच्छा कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी कंपनीज को एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉन कॉल पढ़ने पड़ेंगे, फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा, तो जाके आप एक्टिव इन्वेस्टर की तरह यू कैन इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म व्यूज एंड देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड एंड व्हेन एवर द थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू। लाइक जैसे मैंने एंजल के वीडियो में बनाया था कि एंजल के इस पे पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो गई है, 39% से 19% तक ग्रोथ हो गई है, इसलिए स्टॉक में आपको वो दिख रहा है। बिकॉज मार्केट एंड ऑल द इन्वेस्टर चेसेस ओनली ऑन द ग्रोथ। अगर कोई यहाँ पर सेक्टर लीडरशिप है, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आप V2 रिटेल का स्टॉक जाके देखो, वहां पर ग्रोथ अच्छी है, P जितना भी हाई है लेकिन ग्रोथ अच्छी है, वहां पर स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो इन दोनों तीनों पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं। पहले जो मैंने बात बताई थी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो कल्याण ज्वेलर्स ने जो रिजल्ट्स अपडेट दिए थे Q3 के, वहाँ पर 39% की ग्रोथ दी थी। उनके जो स्टोर एक्सपांशन की ग्रोथ दी थी FY26 के लिए 170 न्यू स्टोर्स उन्होंने खोले थे। ये गाइडेंस भी उन्होंने दिया था विच इज़ हायर देन द 25 नंबर्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर्स में नंबर ऑफ स्टोर्स वो ओपन करना चाहते थे कुछ अराउंड 120-130 तक, वो उन्होंने ओपन कर दिए। और अभी Q4 में थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बिजनेस वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। आई हैव अटेंडेड दी कल्याण ज्वेलर्स कॉन कॉल एनालिसिस, और वहाँ पर एक बात बहुत सारे कॉलर्स ने वहाँ पर पूछी थी फंड मैनेजर्स के हिसाब से कि देयर इज अ र्यूमर्स इन द मार्केट कि आपके इसमें प्रमोटर ने कोई किकबैक दिया है म्यूचुअल फंड्स को, और जिसकी वजह से स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेज़ी रैली के लिए ऐसे कोई किकबैक की बात हुई है क्या। तो प्रमोटर ने डिनाई किया, ये सारे बेसलेस और एब्सर्ड इस तरीके के उन्होंने बताया। देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स। उन्होंने एक ही चीज़ बताई, उनका जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का जो एक फ्रेमवर्क था उसको उन्होंने ये H2 फाइनेंशियल ईयर 25 से बदला है। मतलब आपको तो पता है कि पहले जो इनके मॉडल्स थे स्टोर्स के, वो कोको मॉडल थे, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड मॉडल थे, जिनको उन्होंने चेंज करके उन्होंने कोफो मॉडल के ऊपर किया था कि यहाँ पर फ्रेंचाइजी जो हैं वो चीज़ों को अभी ऑपरेट कर रही हैं। तो वो फोको मॉडल के ऊपर उन्होंने किया था, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के ऊपर वो गए थे। और उन्होंने कहा था इसमें क्या होता है, एक चीज़ होती है कैपेक्स और दूसरी चीज़ होती है इन्वेंटरी। तो पहले क्या होता था, पहले जो उन्होंने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है उसके इसमें क्या होता था कि केपेक्स जो है वो
नॉर्मली कल्याण ज्वेलर खुद करता था, और जो इन्वेंटरीज है वो सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट जो था वो फ्रेंचाइजी के पास था। वहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेल्स वाले लोग होंगे, वो सब कल्याण के होंगे। ये ऐसा फ्रेमवर्क था। इसको थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने कहा है कि अभी नए जो FY26 में स्टोर्स खोले जाएंगे और जो H2 2025 में खोले जाएंगे, वहाँ पर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में कैपेक्स भी उनको ही करना पड़ेगा। मतलब रेंट हो, वहाँ से अपफ्रंट जो आपको पैसे देने पड़ते हैं वो, और इन्वेंटरी, इन सारे का खर्चा, कैपेक्स, इन्वेंटरी, मेंटेनेंस, ऑल सारी चीज़ें स्टोर्स की वो फ्रेंचाइजी उठाएगा। ऑब्वियसली कोई अगर बड़ी कंपनी है, जो आपका ब्रांड अगर बढ़ने लगता है किसी भी टेरिटरीज में, तो ऐसा होता है कि पहले फ्रेंचाइजी दी जाती है, थोड़ा बहुत फ्रेंचाइजी करती है, थोड़ा बहुत ओनर करता है, बाद में पूरा फ्रेंचाइजी के ऊपर डाल देता है। बिकॉज इन्वेंटरी मैनेजमेंट इट्स नॉट ईजी केस इन गोल्ड, बिकॉज ये गोल्ड कंपनियां बहुत सारी गोल्ड को अपने इन्वेंटरी में लेते हैं, उसको बेचती है, बाद में इन्वेंटरी ऐड हो जाती है। कई बार गोल्ड के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए इन्वेंटरी लॉस भी उठाना पड़ता है। ये जो कस्टम ड्यूटी का कट जो हुआ था, उसके बाद कल्याण को भी बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा था इन्वेंटरी लॉस के केस में। तो इन्होंने अपने कॉन कॉल में यही कहा, ये जनरल अपडेट कॉन कॉल था, अभी उनके पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आए हैं, ये सिर्फ Q3 के अपडेट से। इसके ऊपर थोड़े से र्यूमर्स फैल गए थे कि किसी ने किकबैक दिया है और प्रमोटर के ऊपर कुछ FIR हुई है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने कॉन कॉल में बेसलेस बताया और एब्सर्ड बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे कंपनी में नहीं हो रही है। ऑब्वियसली देयर आर टू थिंग्स, ये तो मैनेजमेंट ने कहा है, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम फोकस कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, आगे जाते हुए हमारा प्लान है कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सो देयर इज नो एनी न्यूज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट एज सच, देयर इज नो एनी FIR अगेंस्ट देम, देयर इज नो एनी IT रेड्स और द GST रिलेटेड नोटिस टू द कल्याण ज्वेलर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसको उन्होंने नकारा है। ये तो कल्याण ज्वेलर्स की हुई है। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? देखो, कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है था वो 120 के PE के ऊपर था। अभी आज के स्टॉक प्राइस कुछ 7% डाउन था, यहाँ से वो मुझे लगता है 83-84 के PE तक आया है। और फॉरवर्ड PE की बात करो तो 60-62 के PE के ऊपर आया है स्टॉक। बिजनेस में कोई भी खराबी मुझे नहीं लगती है जिस तरीके से उनके अपडेट्स आते हैं। मार्जिन की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, अगर मार्जिन में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे जब उनका Q3 का रिजल्ट आएगा। 30 जनवरी को इनका रिजल्ट है, 30 जनवरी को इनका कॉन कॉल है, आप ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिए। जो भी कल्याण के निवेशक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यू अंडरस्टैंड, यू गो थ्रू इट, देन यू विल रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग रादर देन बिलीविंग ऑन द रूमर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि we don't know, we are outsiders sitting outside and investing in the companies, we are not running the company, so we don't have a clarity whether all the allegations are right or whether it is not right. लेकिन my suggestion to all the people is like not to go aggressively as an investor, क्योंकि स्टॉक चीप हो गया है, PE वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है, फॉरवर्ड PE की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक में एग्रेसिवली पैसा डालना इट्स नॉट द राइट थिंग। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन कल्याण बाय द वे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू द रिटेल इन्वेस्टर्स इज लाइक don't go for the aggressive adding because the stock is cheap and the stock has a good business update, because we don't know what is the allegations are right or wrong. Maybe it is right going forward and maybe it is wrong also. So it is better to sit outside and watch the dilemma. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इस 30 जनवरी के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद 1 फरवरी को बजट भी है, उसके बाद यू विल गेट अ क्लैरिटी अगर कोई बजट में गोल्ड रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है क्या, जिसकी वजह से इन सारे PNG को भी आप देखो 25% की ग्रोथ आई, लेकिन PNG करेक्ट हुआ है बहुत तेज़ी से, तो स्काई गोल्ड भी करेक्ट हुआ है। तो गोल्ड वाली कंपनियां बहुत सारी करेक्ट हो चुकी है, अदरवाइज उनके बिजनेस में तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है क्या इस बजट में, इसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कल्याण के पूरे अपडेट आने दो, पूरे रिजल्ट आने दो, मार्जिन को आप समझ लो, यू रीड द कॉन कॉल एंड देन यू टेक योर डिसीजन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको एक थोड़ा सा स्टॉक महंगा मिलेगा, कोई स्टॉक आपको महंगा मिलेगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्योंकि महंगी चीज़ और महंगी होती है मार्केट में, और सस्ती चीज़ और सस्ती होती है। IDFC फर्स्ट बैंक का ही आप उदाहरण ले लो, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत समय से 60 के रेंज में अटका हुआ है। स्टॉक में आप देखो लोड एडवांसेस की ग्रोथ तो 20% के ऊपर है, सब सारी चीज़ ठीक है। पिछले 1-2 क्वार्टर में जो तमिलनाडु में फ्लड आए थे और इनका माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हुआ था, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वहाँ से स्टॉक हिला ही नहीं है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और टोल के महाराष्ट्र में जो इलेक्शन के समय में एक टोल बंदी हुई थी जो महाराष्ट्र में जो मुंबई में एंटर करती है, और क्योंकि टोल के लिए जो बैंक एसोसिएटेड था वो IDFC था, तो उसके ऊपर भी उनका इम्पैक्ट आया था, वन टाइम इम्पैक्ट, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया था।
तो आपको ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद स्टॉक अगर 60 से 70 80 तक चला जाता है, मतलब एवरीथिंग इज कमिंग गुड, एंड देन यू कैन ट्राई एंड मेक दैट 80 into 160 100 and 200। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल कि आप कोई भी चीज़ को महंगी खरीद के ज़्यादा महंगी बेच सकते हो, लेकिन सस्ती चीज़ और सस्ती हो जाती है। We don't know about the allegations are right or wrong. It's better advice to stay out of these all context. If the things get improved, you see the positivity, you see from the management con call that everything perfectly fine, nothing in budget, you can go and buy aggressively. But now you have a chance to lose all your capital. Maybe, who knows, if the allegations comes true, if there is an FIR, we don't know, we are sitting outside, and then you have a probability that you will lose your capital which you are deploying. So कोई भी चीज़ सस्ती हुई है इसका मतलब नहीं है कि you can go and strongly go and invest in your stock. That's what my stake on the Kalyan Jewellers के इसमें. Now I am presenting a screen for the Axis Bank result. Axis Bank इंडिया की थर्ड प्राइवेट लार्जेस्ट बैंक है। एक्सिस बैंक के 58 मिलियन कस्टमर्स हैं इंडिया में, और HDFC ICICI के बैंक सबसे बड़ी रिटेल बैंकिंग में काम करने वाली ये कंपनी है। आप अगर देखोगे प्राइवेट बैंकों में HDFC नंबर 1 प्लेयर था, ICICI नंबर 2 और एक्सिस थर्ड नंबर पे था। लेकिन हो क्या रहा था, पिछले अब 3 क्वार्टर का रिजल्ट्स देख लो, ICICI इज द नंबर 1, Axis इज द नंबर 2 एंड HDFC इज द नंबर 3। ऐसा एक रैंकिंग हो गया था। और उससे क्या हो रहा था कि एडवांसेस की ग्रोथ आप देख लो, NPA का नंबर तो ठीक है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं थी। HDFC बैंक में जो ग्रोथ थी वो 7% की ग्रोथ थी। इस कंपैरेटिवली एक्सिस बैंक जो ग्रो कर रहा था 16, 17, 18% से ग्रो कर रहा था। इनका रिटेल बैंकिंग का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पर्सनल बैंकिंग में अच्छा काम ये लोग कर रहे थे। इसलिए आप देखो इन तीनों बैंकों में सबसे ज़्यादा बैंक, अगर किसी का चार्ट आप उठा के देखो, एक्सिस और ICICI इन दोनों बैंकों ने आउट परफॉर्म किया था HDFC बैंकों को। देखो कोई भी बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन स्टॉक मार्केट लिमिटेड होती है। स्मॉल कैप में मैं 10 नाम बता दूंगा लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े बैंकों में उतनी रिस्क कम होती है। आप अगर वैल्यूएशंस देखोगे NBFCs और बैंक के अभी बहुत सस्ते लगने लगे हैं। प्राइस टू बुक एक्सिस का 1.95 है, उसका PE रेशियो 10 है, लेकिन इसको प्राइस टू बुक के अनुसार देखते हैं 1.95 है, 2 के अंदर आया हुआ है। ROE के नंबर देखो 17% पे, 16% पे है, ROC 9-10% पे है, मार्केट कैप भी बड़ा है। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखोगे पूरे इस पैक में एक्सिस बैंक ICICI लुक्स टू बी अ बेटर प्लेस गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इस एनालिसिस को समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनके Q3 के अपडेट कैसे थे इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डिपॉजिट ग्रोथ 9% YoY लेवल के ऊपर, और एडवांसेस की ग्रोथ 9%। एडवांसेस मतलब जो लोन देते हैं, 3 टाइप के लोन देंगे। एक कॉर्पोरेट लोन होता है, SME लोन होता है, रिटेल लोन होता है। रिटेल लोन में आपका होम लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन लेते हैं वो हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सारी चीज़ें। SME में मतलब छोटे मोटे जो मझेले उद्योग होते हैं उनको लोन अगर आप देते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, या 10 करोड़ से 20 करोड़ तक, तो ये आता है आपके SME लोन्स में, छोटे मोटे लोन्स। और कॉर्पोरेट लोन में मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ से भी ज़्यादा ये जो लोन वहाँ पर ये देते हैं, तो इसमें कॉर्पोरेट में आता है। इनका लोन बुक आप देखोगे तो लगभग 60% ये जो लोन बुक है वो रिटेल लोन बुक है। मतलब ये बैंक मोस्टली अभी रिटेल में जा रहा है। जैसे ICICI ने अपना शिफ्ट चेंज किया जब चंदा कोचर वहाँ पर थी कि ICICI वॉज द प्रीमियर बैंक इन द कॉर्पोरेट लोन बुक, और लेकिन कॉर्पोरेट लोन बुक में NPA होने का ज़्यादा चांसेस होता है। NPA जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर आता है। इसीलिए सारे बैंकों ने रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस किया। रिटेल बैंकिंग में रिकवरी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, और जिसकी वजह से आप अगर देखोगे रिटेल बैंकिंग का इसका जो परसेंटेज 60% है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का 29 है, और SME में ये जो एडवांसेस करते हैं उनका परसेंटेज भी आप देख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक में होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंक 2-3 चीज़, बैंक कैसे पैसा कमाती है? बैंक पैसा कमाती है जो आपको वो लोन देती है, होम लोन के लिए आपने लोन दिया, वहाँ जो इंटरेस्ट आप कमाते हो वहाँ से उसको पैसा मिलता है। तो इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट अर्नड माइनस नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस में आप देखोगे, आप कोई भी बैंक में डिपॉजिट करते हो, FD करते हो, उसके ऊपर बैंकों को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो एक्सपेंस में आता है क्योंकि आपको देना पड़ रहा है, बैंक आपको देती है। और लेकिन इंटरेस्ट इनकम में
अगर मान लो ये अपने होम लोन लिया, वहाँ से लिए जो आपको पैसा लगेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है, इन डिफरेंस में से बैंक पैसा कमाती है, जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और मार्जिन जो नेट इनकम को अगर टोटल इनकम से आप डिवाइड करोगे तो मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बनता है। ठीक है, तो बैंकों के लिए सारे 2-3 टर्म्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यू वांटेड टू लर्न अबाउट दीज फंडामेंटल्स ऑफ द फाइनेंशियल्स, बिकॉज बैंक को, किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द HUL एनालिसिस। बिकॉज यहाँ पर आपको एडवांसेस लोन कितना दिया गया है, वो कौन से सेक्टर में दिया गया है, उसको देखना पड़ता है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, स्प्रेड क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। SLR क्या होता है, SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रिक्वायरमेंट रेशियोज क्या होते हैं, इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज क्या होते हैं, जो अभी RBI ने कम किया बैंकों के लिए, उसको आपको समझना पड़ेगा। बैंक क्यों PE रेशियो के ऊपर आप डिफाइन नहीं करते। आप अगर देखोगे एक्सिस का जो PE रेशियो है 10 है, वो आप उससे नहीं समझ सकते हो। बैंकों को समझने के लिए प्राइस टू बुक देखना पड़ता है। तो इनका जो बुक वैल्यू कुछ 500 के अराउंड है, तो अभी 980 कुछ इसका प्राइस चल रहा है, तो 1.95 इसका बुक वैल्यू है, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। बैंक जो है वो डिफाइन की जाती है ROE का परसेंटेज कितना होता है, ना कि ROE का परसेंटेज, क्योंकि बैंक जो होती है उनका धंधा जो चलता है वो लिवरेज के ऊपर चलता है। बैंक का बिजनेस मॉडल ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा आप लोन दोगे उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट अर्न मिलेगा। तो इसीलिए बैंक के पास हमेशा डेट रहता है। यू कैन नॉट कंपेयर बैंक विद द HUL और लाइक इमरल्ड फाइनेंस और एनीथिंग, एनी लाइक ये जो स्कूटी बेचने वाला TVS है, उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। बैंक टोटली इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बैंक के पास आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क कितनी है, उसका GNPA का नंबर कितना है। इसका नंबर मतलब जो आपने पैसे दिए हैं वापस कितना आ रहा है, उसमें से कितना परसेंटेज आपको कट करना पड़ता है कि ये पैसे आपको तो मिलेंगे नहीं वापस। तो इसीलिए ग्रॉस NPA, नेट NPA, इन सारी टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक माई all this content, then you just comment on the comment box, then I will come up with this all these ratios, how to calculate these ratios, how to understand these ratios, and we will go through it. तो आप अगर देखोगे यहाँ पर 1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हुई है। नॉर्मली बैंक को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर ही एनालाइज करना है। दैट इज वेरी डिफरेंट दैन द ज्वेलरी बिजनेस, क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है, कल्याण ज्वेलर्स का आप एग्जाम्पल ले लो, तो नॉर्मली ये होता है कि कल्याण ज्वेलर्स एक सिक्लिकल भी हो जाता है, क्योंकि दिवाली आई तो लोग ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं, तो दिवाली Q3 में होती है, Q2 में नहीं होती है, वहाँ पर रेनी सीजन होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। Q1 में वो अक्षय तृतीया होती है महाराष्ट्र में, जहाँ पर गोल्ड ज़्यादा खरीदता है आदमी। तो आई थिंक यू कैन नॉट कंपेयर विद दिस कल्याण ज्वेलर्स विद दी बैंक्स। तो बैंक्स में क्या है, आप अगर रेनी सीजन हो, हीट सीजन हो, आपको तो लोन देना ही पड़ेगा। मतलब इंडिया की इकोनॉमी चलेगी तो लोन देना ही पड़ेगा। तो 1% की ओनली नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ हुई है। अदर इनकम में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो 4% से ग्रो किया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है YoY लेवल की बात कर रहा हूँ, वो 9% से ग्रो किया है। फी इनकम 6% से ग्रो किया है। तो टोटल एसेट में 9% की वृद्धि देखी गई है। और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हुई है 14% से। तो वहाँ पर थीम ये है, ये तो आपको कहीं भी ये स्लाइड मिल सकती है, नो प्रॉब्लम। बट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पहले कितनी ग्रोथ करती थी। Q2 में उनका नंबर आया था कुछ 17-18% से ग्रो किया था। अभी 9% से डिपॉजिट ग्रो कर रही है। मतलब इनका जो टर्म डिपॉजिट है, जो बैंकों के लिए एक इनकम होता है, वो वहाँ पर ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है। मतलब 13, वो कुछ 17% करते थे, अभी 13% के ऊपर उनका टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ आई है। तो पेस ऑफ ग्रोथ जो है किसी भी बैंक में कम आएगी, इसलिए आप आज स्टॉक देखोगे 5% डाउन है, 4.9% डाउन था। इसका वही रीज़न है, क्योंकि ग्रोथ की पेस कम होगी तो बहुत सारी जो FIIs है तो यहाँ से निकलने की कगार पे होते हैं, वो इन्वेस्टेड नहीं होना चाहते, वो माल चेप देते हैं। लेकिन रिटेलर को लगता है अरे रिजल्ट तो अच्छा है, 9% की ग्रोथ है, कासा रेशो में 2% की ग्रोथ है, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग बैंक्स बढ़ गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कंपेयर विद द पास्ट में क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। इसलिए मैं बोला था अपने ट्विटर अकाउंट में भी कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक का और एक आप देखो डिपॉजिट मिक्स अगर आप देखोगे, इनका 57% ऑफ द बुक जो है वो रिटेल बैंकिंग में है। तो वो एक अच्छी बात है कि रिटेल बैंकिंग में। लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की भी आप बात करो, 5.06
ये जो Q4 FY24 से Q3 FY25 तक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ा है, मतलब डिपॉजिट यहाँ पर रखने का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर बढ़ जाएगा, ये इसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि अभी इंडिया में देखोगे कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किए हैं, तो इंडिया में रेट कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या होता है रेट कट? रेपो रेट होता है। रेपो रेट मतलब बैंक जो है इन सारी कमर्शियल बैंकों को जो रेट से पैसा देती है वो रेपो रेट होता है। मतलब मान लो कि बैंक कहाँ से ज़्यादा लोन देगी, उसके पास पैसा तो होना चाहिए उतना देने के लिए, तो वो आरबीआई से लेती है। लेकिन आरबीआई से जो लेती है वहाँ पर रेट उनको एक कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है 6.5 है अभी तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे वो 10% से आपको देती है, 11%, 12% से देती है। वहाँ जो पैसा कमाती है वहाँ वही वो एक्सिस बैंक का पैसा है नॉर्मली। तो इसीलिए रेपो रेट को कम करना ज़रूरी है। लेकिन अभी आरबीआई ने अपने शशिकांत दास ने लास्ट टाइम क्या किया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जो था 4.5% पे किया था, 4.25% किया था, 0.25 से कम किया था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये होता है कि बैंक जो होती है तो उनके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, सिचुएशन खराब आ गई, क्योंकि आपके डिपॉजिट, आप एटीएम से पैसे निकालते हो, आपके पैसे हैं, मान लो कि एक समय आ गया कि आप एटीएम से पैसे निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि एक्सिस बैंक के पास ही पैसा नहीं है, तो या टर्म डिपॉजिट इनके पास हो नहीं रही है, कुछ फ्रॉड वहाँ पर हो गया, तो जिसकी वजह से आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि कोई भी बैंक अपने अपना जो पैसा है उसमें से जो भी आपका CRR रेशो होगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो होगा, कैश रिजर्व रेशो जो होगा, तो वो जो परसेंटेज है वो आपको बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इतने पैसे आप वहाँ से हटा के बाद में आप लोन दे सकते हो, ताकि अगर मान लो आपको कोई क्रंच सिचुएशन आ गई तो ये पैसा आप यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा आरबीआई का रूल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर डिपॉजिट मिक्स में भी 13% की ग्रोथ आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, QAB कंसिडर करते हुए। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% से अप हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग के मोड पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है। आप अगर एक चार्ट वहाँ पर देखो, बार आपको दिख रहा है Q3 FY23 से Q3 FY25, मतलब लास्ट के 2 सालों में मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी जो 21 से लेके 23 तक हुई थी। ऑब्वियसली वो कोविड का बेस ईयर था, तो बेस ईयर ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि इकोनॉमी बंद थी, वहाँ से वो ग्रोथ ही है। लेकिन अभी वो नॉर्मलाइज सिचुएशन के ऊपर आ रहा है। तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 4% से बढ़ना, मतलब आप EPS कितना हो गए? EPS का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से आप प्रॉफिट यहाँ पर बहुत कम हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो पूरी, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखो 3.94% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 5.46% के कॉस्ट ऑफ फंड है। तो इस पूरे नज़रिए से कहीं भी नज़र नहीं आता है कि एक्सिस बैंक इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल और समथिंग। एक्सिस बैंक के थोड़े धीमे रिजल्ट थे। रिलायंस के भी रिजल्ट्स आए। रिलायंस के रिजल्ट कुछ 8% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, EBITDA कुछ 14-15% बढ़ा है ओवरऑल बेसिस के ऊपर। तो रिलायंस के रिजल्ट भी आई थिंक इट वाज गुड रिजल्ट बिकॉज ऑफ द जियो। उनका ARPU बढ़ा था जियो में, डिजिटल सर्विसेज में। और इसके बाद आप अगर चीज़ देखोगे कि उनका जो रिटेल में वहाँ पर 17% की ग्रोथ थी। तो उनके जो रिटेल का स्टोर्स है वहाँ पर 17% की ग्रोथ है। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो था, जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी, तो वहाँ पर उनको रिफ्लेक्ट हुआ है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, कुछ 20% की ग्रोथ है। लेकिन उनका जो मेन बिजनेस कंट्रीब्यूशन जो है ऑयल टू केमिकल, वहाँ पर 6% की ग्रोथ है। तो मोटा मोटी 10-11% से ही रिलायंस ने ग्रोथ दी है, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट थे। जिस तरीके से पेस ऑफ ग्रोथ है, वहाँ पर पेस ऑफ ग्रोथ बड़ी है रिटेल में और जियो के उनके सेगमेंट में, जिसकी वजजह से रिलायंस का स्टॉक है गिरा नहीं है। इसीलिए फंडामेंटल में बोलता हूँ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का स्टॉक इतना नहीं गिरा है। तो ये एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लंबा वीडियो हो जाए, बट होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो nothing much to discuss on the Axis because the results is not in line with it. So thank you very much for watching this and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Please like, share and subscribe.